हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप समझिए आराम से। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ याद नहीं कराऊंगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो मैंने फॉर्मेट लिखा है आपको एक एक लफ्ज समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का वर्ड मीनिंग ही हो गया कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसपे ये बताना है कि बिजनेस के पूरे साल की एक्टिविटी से कहां से कैश आया और कहां पे कैश इस्तेमाल हुआ। कैश फ्लो दैट इज द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश, कहां से आया और कहां पे कैश इस्तेमाल हुआ। यू हैव बीन गिवन ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आपको एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया होगा 2023 2024 का। तो आप 2023 का कंपैरिजन करेंगे 2024 से, तो कंपैरिजन बैलेंस शीट की हर एक आइटम के कंपैरिजन से आप निकाल पाएंगे कहां से कैश आया और कहां पे कैश गया। That is the inflow of cash and the outflow of cash. From where the cash is generated, कहां से बिजनेस ने कैश को जनरेट करा, and where it is being used, और कहां पे ये पूरे साल में इस्तेमाल हुआ। और इसकी खास बात ये होती है, जब आप पूरा कैश फ्लो ना लोगे तो पूरे कैश फ्लो में जब आपको क्वेश्चन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा, जब लास्ट में आप ओपनिंग बैलेंस को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाएगा। यानी कि आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो तो आपके क्वेश्चन में करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा। आप फाइनल फिगर के साथ ओपनिंग बैलेंस को ऐड करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बुक में दिया होगा वही आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक बना है। मेरा पॉइंट है कि आपको कैश फ्लो बनाना है, आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया होगा, 2 साल का फाइनेंशियल पोजीशन दिया होगा, बैलेंस शीट दिया होगा। आपने 2023 की फिगरों को 2024 से कंपेयर करना है और कैलकुलेट करना है कि कहां से कैश आया और कहां पे कैश गया। प्यारे बच्चों, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटी से कैश देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखोगे कि हर एक एक्टिविटीज में कितना कैश जनरेट हुआ या कितना कैश इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 एक्टिविटीज। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अगर आप लें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया जो बिजनेस में आपने पूरा साल जो रूटीन का काम काज करा, आपने माल बनाया, माल बेचा, ये हो गया रूटीन का ऑपरेशन बिजनेस का। उस रूटीन के ऑपरेशन में आपने कितना कैश जनरेट करा और वो कैश कितना जनरेट करा या फिर कितना इस्तेमाल करा। तो रूटीन के काम काज से बिजनेस का मेन सोर्स कैश जनरेशन का होता है प्रॉफिट। तो इसको शुरू ही प्रॉफिट से करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शुरू ही प्रॉफिट से करते हैं। फिर जो आप देखते हैं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां आपको दिया होता है बाय जीपी, जहां दिया होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जहां दिया होगा जहां पे बाय रेंट रिसीव। ये जो इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर रेंट आपको मिला या कमीशन मिला, ये बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है कि जो माल आपने बनाया और उसको बेचा, प्रोडक्ट बेचा, फिक्स्ड एसेट नहीं। तो फिक्स्ड एसेट का जो प्रॉफिट आपका है दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये बन जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये कंसेप्ट मैंने भली भांति आपको दिया था। अगर आपने मेरे रेशियो के क्वेश्चन करे होंगे तो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को एक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाया था। उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसको नहीं लेना है, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो ऐसे आता है, टू सैलरीज, टू रेंट, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
फिक्स एसेट्स ऐसे, टू प्रोविजंस, इन सबके बाद आपका लास्ट में निकलता है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आता है आपका नेट प्रॉफिट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करने के बाद आता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, नॉन कैश भी बोलते हैं, वो ये होते हैं। इंटरेस्ट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, नॉन कैश भी बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एनी प्रोविजन इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस होते हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस के रूटीन के भी होते हैं, बिजनेस के रूटीन के, सैलरीज, रेंट, कमीशन, ये रूटीन के हैं, पोस्ट एंड टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजिंग, ये सब रूटीन के हैं। और ये जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, provisions, any provisions is a non-cash expense. Depreciation is a non-cash expense. यानी कि डेप्रिसिएशन से हमारा प्रॉफिट कम तो होता है, लेकिन हम देते किसी को नहीं है पैसा, वो पैसा बिजनेस के अंदर ही रहता है, समझेंगे? ऐसे ही प्रोविजन हम करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं, लेकिन प्रोविजन का पैसा किसी को देते नहीं है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश होते हैं, इनके बाद जो प्रॉफिट आता है, यानी कि इस साइड ने प्रॉफिट को कम करा होगा और इन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा। अब आपने इसके इफेक्ट को नलीफाई करना है। इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो एक्सपेंस हो गए हैं माइनस, इनको आप प्लस कर दीजिए, और जो इनकम हो गई है प्लस, इनको आप माइनस कर दीजिए, तो ये नलीफाई हो जाएंगे। जिनको प्लस करा था उनको माइनस कर दीजिए, और जिनको माइनस करा था उनको प्लस कर दीजिए। अब देखिए मेरे साथ, ये मैंने लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट की हर एक आइटम को जब आप कंपेयर करोगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि कहां से इनफ्लो हो रहा है और कहां आउटफ्लो हो रहा है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको 2 सालों का बैलेंस शीट दिया होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 एक्टिविटीज। पूरी बैलेंस शीट के अंदर 3 एक्टिविटी होती हैं। They are operating activities, investing activities and financing activity. मैं समझाने जा रहा हूं आपको operating activities. अब operating activity reflect the cash from the business normal operation and is calculated as follows. Normal operation हो गया कि बिजनेस का जो रूटीन का काम है, माल बनाना, माल बेचना, परचेज करना, सेल करना, इससे उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वो ऐसे कैलकुलेट करना है। जैसे आपको बताया ना, ये जो प्रॉफिट आपको दिया होता है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद होता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भी बाद होता है। अब देखिए, दिस इज प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको बैलेंस शीट में दिया होगा, बैलेंस शीट में आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा। इसमें करिए ऐड एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको वो प्रॉफिट देना होता है जो प्रॉफिट बांटने से पहले का हो। मानो किसी कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद है, तो आपने देखना है कि कैश असल में जनरेट कितना हुआ, तो आपको लेना पहले कितना था, डिविडेंड देने से पहले कितना था। रिजर्व क्रिएट करके बिजनेस ने प्रॉफिट को कम कर लिया, लेकिन आपको यह देखना है कि रिजर्व से पहले बिजनेस ने कितना कैश जनरेट करा था। इनकम टैक्स का प्रोविजन करके आपका प्रॉफिट कम हो गया, आपको यह देखना है कि इनकम टैक्स के प्रोविजन से पहले का प्रॉफिट कितना था। तो ये 3 एप्रोप्रिएशन की आइटम है, डिविडेंड पेड, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है, ये प्रॉफिट को कम तो करती हैं, लेकिन आपको वो देखना होता है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से पहले का कितना, बांटने से पहले का कितना। जैसे हम 2 पार्टनर हैं, हमें 10,000 रुपए कमाए, हमने 3-3 हजार रुपए पहले ही बांट लिए हैं, ले लिए हुए हैं। अब हम कहें कि प्रॉफिट 4,000 तो गलत होगा ना। इसका मतलब जो 4,000 अभी हम निकाल रहे हैं 6,000 लेने के बाद का है, तो 6,000 के पहले कितना होगा 10,000, यानी कि हमने 6,000 पहले ले लिया था, 4,000 अभी बचा हुआ है, तो हो गया ना टोटल 10,000। तो ऐसे ही आपने लेना है। ये प्रॉफिट जो आपको दिया होता है ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। आपको एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट, डिविडेंड पेड को भी ऐड करें,
अगर आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा के रख लिया और आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट कम है तो उसको ऐड करिए। ऐसे इनकम टैक्स का प्रोविजन आपने करके प्रॉफिट को कम कर दिया, उसको भी ऐड करें। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए, है ना, तो उसने टैक्स के बाद कर दिया, हमने टैक्स के पहले का कर दिया, उसको ऐड कर दिया। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन्हीं को बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन को ही, डिविडेंड को और जनरल रिजर्व को। ये आ गया प्रॉफिट, आपका एक एलिमेंट निकल गया। आपको उसने सिंपल प्रॉफिट दिया था, आपने एप्रोप्रिएशन के आइटम को ऐड करा, तो आपका प्रॉफिट जो कैलकुलेट होके आया वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आप इस पे आ जाइए, दूसरा जो आपका नेट प्रॉफिट लास्ट में दिया होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद होता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भी बाद होता है। आपको इससे पहले का चाहिए, तो आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिए, माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर दिए, प्लस दे दिए। एंड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आपको शॉर्ट आंसर में पूछता है, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ द नॉन कैश एक्सपेंस। दो एग्जांपल हैं, एनी प्रोविजन, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करिए, आपका प्रॉफिट कम हो गया, आपने पैसा किसी को नहीं दिया। आप और कोई प्रोविजन करिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करिए, आपका प्रॉफिट कम हो गया, डेप्रिसिएशन आपको किसी को नहीं दिया। तो ये नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, फिक्स एसेट। अमॉर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट, जैसे गुडविल है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। तो जो इनटेंजिबल फिक्स एसेट होता है उसके कम, उसको जब हम राइट ऑफ करते हैं उसको अमॉर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, ध्यान रखिए। एनी प्रोविजन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डोनेशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपको कोई पूछे गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, you can say depreciation and provisions. Next, less non-operating income, आपको बता दिया any income other than sale is a non-operating। आपको था profit on sale of fixed asset, ये भी नहीं आएगा। रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी हो नहीं आएगा, ये लिखें। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। प्यारे बच्चों, बिजनेस जहां बात हो रही है कंपनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस की, कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस की, तो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, ये वो वाला डिविडेंड है। और अगर हमारी कंपनी के पास सरप्लस पैसा है और हमने कहीं इन्वेस्ट करा है शेयर में, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो डिविडेंड हमें मिलेगा। अगर हमारे पास हमारी कंपनी में सरप्लस पैसा है और हमने किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस डिवेंचर पे। तो ये वो वाला इंटरेस्ट है, लिखा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, उससे जो हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि मेन बिजनेस तो हमारा माल बना के बेचना है, लेकिन हमारा एक्सेस पैसा था बिजनेस में, हमने किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करा, उससे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी बिल्डिंग है, आपने रेंट पे चढ़ा दी है, आप कमीशन का भी काम करते हैं, आपको कमीशन मिला, सो एनी इनकम अदर देन सेल, नॉन ऑपरेटिंग। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेचना आपका काम नहीं है, आपका काम प्रोडक्ट बेचना है। फिर जो अमाउंट आएगा इनको एडजस्ट करने के बाद वो आएगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको मैं अभी फिर से मैंने रिपीट करा है, आप मेरा वीडियो देखिए जहां मैंने प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो कैलकुलेट करी है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बखूबी समझाए थे तब। अब आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बोलते हैं इसको, दिस इज ऑपरेटिंग, क्योंकि इसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नलीफाई कर दिया है। अब जो प्रॉफिट बचा है ये बिजनेस के रूटीन के काम का से है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल भी इसका पार्ट है, क्यों? क्योंकि आप देखते हैं वर्किंग कैपिटल हो गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट हम डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं, करंट लायबिलिटी हम लायबिलिटी को क्रेडिटर को पैसा चुकाते हैं। तो ये रूटीन का पार्ट होता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हम डेटर से कलेक्ट करके क्रेडिटर को देते हैं। अब देखिए, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आइए वर्किंग कैपिटल पे, यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इनफ्लो और आउटफ्लो पे क्या असर होता है, मेरे साथ सोचिए। अगर देखिए आपका डेटर है,
डेटर्स। मानो पिछले साल के डेटर आपके 50,000 है, यह है 2023 और 2024 में ये डेटर आपके 30,000 हो गए, कम हो गए डेटर। मैं करंट असेट की आपको एग्जांपल दे रहा हूं, करंट असेट डेटर कम हो गए हैं। पिछले साल में जिन लोगों से हमें 50,000 लेना था, अब 30,000 ही बचा है, यानी कि हमें डेटर से 20,000 कलेक्ट हो गया है। तो करंट असेट अगर कम हो जाए तो इनफ्लो, पैसा हमारे बिजनेस में आता है। और अगर ये पिछले साल 50,000 था, अब ये बढ़ के 80,000 हो जाए, यानी कि पिछले साल हमने उधार 50,000 दिया था, इस साल हमारा उधार 80,000 हो गया है, 30,000 और ज्यादा हमारा डेटर को चला गया है, यानी कि आउटफ्लो। तो करंट असेट का इनफ्लो द आउटफ्लो कैलकुलेट करते समय उल्टा, यानी कि करंट असेट कम हो जाए तो इनफ्लो, बढ़ जाए तो करंट असेट कम हो जाए तो इनफ्लो, बढ़ जाए तो आउटफ्लो। देखिए डिक्रीज इन करंट असेट, मैंने डेटर की एग्जांपल देके समझाया, तो ये इनफ्लो बन जाएगा। इनफ्लो का मतलब पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर हम क्रेडिटर से उधार ज्यादा लें तो दूसरे का पैसा हमारे बिजनेस में आ जाएगा। मानो पिछले साल आपके क्रेडिटर थे, पिछले साल क्रेडिटर थे 20,000, इस साल आपके 30,000 हो गए। ये लास्ट ईयर का 2023 का, ये 24 का, तो आपके क्रेडिटर बढ़ गए हैं, यानी कि आप दूसरे का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज इनफ्लो। तो ये ऐड हो रहा है, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसके अपोजिट लेस हो जाएगा आउटफ्लो, यानी कि डिक्रीज इन करंट असेट इनफ्लो तो इंक्रीज इन करंट असेट आउटफ्लो, ये नेगेटिव निकला है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इनफ्लो एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आउटफ्लो। फिर जो फिगर आएगी जहां पे करंट असेट और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद आप इसको लाइन लगाएं, देखें कैश जनरेटेड। अगर आपका ये फिगर पॉजिटिव आए जी, अगर पॉजिटिव फिगर आए तो लिखना है कैश जनरेटेड, अगर ये फिगर नेगेटिव आए तो लिखना है कैश यूज्ड। ये नेगेटिव के लिए यूज्ड वर्ड लगाना है और पॉजिटिव के लिए जनरेटेड लगाना है। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया जाएगा। अब इसमें से इनकम टैक्स जो पे करा उसको माइनस कर दीजिए। इनकम टैक्स सबसे लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे आखिर में जो इनकम टैक्स पे करा उसे माइनस कर दीजिए। अब जो आएगा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कैश फ्लो। पॉजिटिव होगा तो फ्लो लगाना है, नेगेटिव होगा तो कैश यूज लगाना है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। आपको प्यारे बच्चों समझ आया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बिना याद रखे हुए मैंने आपको समझाया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, यानी कि वो इनकम जो बिजनेस की रूटीन की नहीं वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो लेस हो जाएगी। वो एक्सपेंस जो बिजनेस के नॉन कैश हैं या नॉन ऑपरेटिंग हैं वो ऑलरेडी लेस हुए, उनको प्लस कर देंगे। तो आपका लास्ट में निकल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितने कंपोनेंट हो गए इसके? पहला पड़ाव मैं आपको जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं। पहला पड़ाव हो गया कि जो प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिया होगा उसमें एप्रोप्रिएशन की 3 आइटमों को ऐड करें, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करें, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आप वर्किंग कैपिटल पे आए, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। करंट असेट का डिक्रीज इनफ्लो और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज इनफ्लो। करंट असेट का इंक्रीज, करंट असेट का इंक्रीज आउटफ्लो और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज आउटफ्लो। तो आप इन इनफ्लो को ऐड करें और आउटफ्लो को लेस करें, तो आपका जो आएगा वो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लास्ट में उनसे इनकम टैक्स को माइनस करें, फाइनल फिगर आपकी आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे मेरा क्वेश्चन लाऊंगा मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। आशा करता हूं आपको